दोस्तों, हमल के दौरान तेज़ी से बढ़ते हार्मोन जैसा कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन माँ के जिस्म को बच्चे के लिए एक मुनासिब माहौल में तब्दील करते हैं। इन जिस्मानी तब्दीलियों में से ज़्यादातर मामूल के मुताबिक है। हमल के दौरान तकालीफ में से ज़्यादातर बच्चे की पैदाइश के बाद फ़ौरन कम हो जाती हैं, इसलिए हामला खातून को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जड़ी बूटियाँ और अद्वियात से बचना चाहिए, ख़ास तौर पर हमल की शुरुआत में, क्योंकि ये बच्चे के गर्दिशी निज़ाम में प्लेसेंटा के ज़रिए दाखिल हो सकती हैं। कुछ अद्वियात बच्चे पर जहरीले और माजूरी या नक्स के हामिल असरात छोड़ती हैं। किसी किस्म की दवा लेने से पहले हमेशा डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। सबसे पहले जो मसला आपको दरपेश हो सकता है हमल के दौरान, वो है टांगों में अकड़न का। यह आमतौर पर आराम के दौरान वाक़ होती है, इसलिए नींद को मुतासर कर सकती है। ये आमतौर पर पट्ठों में तनाव की वजह से होती है। इस बीमारी में बाज़ औक़ात शदीद उल्टियाँ आने की वजह से खून में कैल्शियम और पोटाशियम की सतह कम हो जाती है, जिसका नतीजा अकड़न की सूरत में निकलता है। अगर इसके साथ साथ शदीद उल्टियाँ भी बरकरार रहें तो इलेक्ट्रोलाइट बर्कपाश की तब्दीली के लिए हस्पताल में दाखिला ज़रूरी हो सकता है। तजावीज़ की अगर बात की जाए तो अपने पाँव की उंगलियों को अपने सर की तरफ करते हुए अपनी टांगों को फैला लें। टांग में अगर अकड़न है तो इससे बचाव का तरीका यह है कि आप कमर को तकिए या बेड के सर रखने वाले हिस्से से सहारा देते हुए बैठें। पाँव को 2 तकियों पर रखें, टखनों को ऊपर और नीचे, अंदर और बाहर की तरफ हरकत दें। फिर इन हरकत को इकट्ठा करते हुए एल दायरा बनाएं और इसको 10 दफ़ा दोहराएं। वेरिकोस रगें। दोस्तों, वेरिकोस रगें सूजी हुई रगें हैं जो जिल्द की सतह के करीब आमतौर पर टांगों में हमल के दौरान अंदाम नहानी में बाज़ औक़ात फूल जाती हैं। तजावीज़ की अगर बात की जाए तो तवील अरसे तक खड़े होने से औरत को रुकना चाहिए। अपने पैरों को क्रॉस करके बैठने से गुरेज करना चाहिए। ऊंची एड़ियों के बजाय फ्लैट जूते पहनने चाहिए, क्योंकि आपकी पिंडली के पट्टे अच्छी तरह हरकत करते हैं और सेहतमंद गर्दिश को बरकरार रखते हैं। अपने बाकी जिस्म की निस्बत अपनी टांगों को ऊंचा रख कर सोएं। अपने टखनों के नीचे तकिए को इस्तेमाल करें या अपने बिस्तर से नीचे अपने पाँव के नीचे कोई किताब रख लें। इसी तरीके से कमर के निचले हिस्से का दर्द दूसरी बीमारी है जो कि हमल के दौरान पेश आ सकती है। बतदरीज बढ़ता हुआ बच्चा और बड़ी हुई बच्चादानी रीढ़ की हड्डी और पेट्रो यानी पेल्विस पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालते हैं। जैसे जैसे हमल की मुद्दत में इजाफा होता है, कमर के निचले हिस्से में दर्द अमूमी बात है। अगर तजावीज़ की बात की जाए तो आरामदेह जूते पहनें और ऊंची एड़ी वाले जूते पहनने से गुरेज करें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और बैठे या खड़े होने की दुरुस्त हालत को बरकरार रखें। पहलू के बल लेटें और कमर को एक तेशानुमा शय यानी वेज पर रखकर कमर के निचले हिस्से को सहारा दें। कबल पैदाइश वर्जिश की वर्जिश करें। दोस्तों, फिजियोथेरेपी और पेड़ों पर बांधने वाला कपड़ा कमर के निचले हिस्से में दर्द को कम करने में मदद दे सकते हैं। फिर जो तीसरी बीमारी यहाँ पर हो सकती है वो है बवासीर, हेमरॉइड। जैसा कि बच्चादानी हमल के आखिरी दिनों में बढ़ जाती है, पेड़ों पर दबाव में इजाफा होता है और इसके नतीजे में बवासीर हो सकती है। इंदाम नहानी से पैदाइश के दौरान पेड़ों पर दबाव और भी ज़्यादा होता है और बवासीर भी बढ़ सकती है। अमूमन पैदाइश के चंद माह बाद ये बवासीर खुद ब खुद कम हो जाती है। अगर तजावीज़ की बात की जाए तो कब्ज़ से बचने के लिए हर रोज़ काफ़ी मिकदार में मशरूब पिएं और ज़्यादा फाइबर वाली ग़िज़ा खाएं। दर्द से आराम के लिए मकामी मरहम लगाएं। अगर आंतों को खोलते वक्त बहुत ज़्यादा मिकदार में खून निकले तो डॉक्टर से फौरी तौर पर रुजू करें। फिर आते हैं जिल्द के मसाइल, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है जिल्द की खारिश। हमल के दौरान चूँकि हार्मोन की तब्दीलियों से जिल्द ज़्यादा हसास हो जाती है और बाज़ औक़ात खारिश होती है। आपको कुछ छोटे, थोड़े से उभरे हुए या थोड़े से बड़े, खास तौर पर आपके पेट, टांगों और पीठ पर सुर्ख रंग के धब्बे महसूस हो सकते हैं। ज़्यादातर मामलात में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं और ये पैदाइश के चंद हफ्तों के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तजावीज़ की बात की जाए तो खुजाने की कोशिश ना करें कि इससे खारिश बदतरीन हो सकती है और जिल्द के अमराज का बाइस बन सकती है। गर्म भाप वाले पानी से तौलिए से जिल्द को रगड़ने और ज़्यादा साबुन से नहाते हुए इज्तनाब करें। ढीला कॉटन का लिबास पहने। खुश्की ख़त्म करने वाले रोगन की वाफर मिकदार लगाएं। अगर आप में मंदरजा झैल अलामात हैं तो आपको फौरी तौर पर तिब्बी मशवरा हासिल करना चाहिए। ये ज़िचकी, हज़म करने वाले माया में कमी या हमल की पेचीदगियों से मुताल्लिक भी हो सकता है। अब ये कौन सी अलामात हैं? सबसे पहले नंबर पर है छाले, दूसरे नंबर पर है शदीद और मुसलसल खुजली जो नींद को मुतासिर करती है, और तीसरे नंबर पर है बुखार, यरकान, आंखों की सफ़ेदी और जिल्द का पीला पड़ना, आपके पेशाब का रंग गहरा होना, जोड़ों का दर्द। ये इसकी कुछ अलामात हैं।
پھر ایک اور مسئلہ جو حمل کے دوران پیش آ سکتا ہے، جب آپ حاملہ ہوں تو ہارمون کی تبدیلیوں کی وجہ سے آپ کے دانوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، یعنی کیل مہاسے آ سکتے ہیں۔ تو تجاویز یہ ہیں کہ اپنی جلد کو صاف رکھیں، گرم اور مسالے دار کھانا کھانے سے اجتناب کریں، دانوں کو مزید خراب ہو سکنے کے لیے گھر میں موجود ادویات استعمال کرنے کے بجائے آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ دانوں کے لیے استعمال کی جانے والی کچھ ادویات آپ کے بچے کے جسمانی ساخت میں خرابی کا باعث بن سکتی ہیں۔ پھر آتے ہیں کھچاؤ کے نشان، جنہیں جھریاں کہتے ہیں۔ دوستو، کھچاؤ کے نشان عام طور پر جلد کے اچانک کھچنے کے نتیجے میں بنتے ہیں۔ کافی حاملہ عورتیں حمل کی دوسری نصف مدت میں جھریوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ خاص طور پر زیادہ بچے جو ہوتے ہیں وہ پیدائش کے وقت بڑے صحت مند ہوتے ہیں اور وزنی ہوتے ہیں، تو اس صورتحال میں یا پھر ایک سے زیادہ حمل والی جو خواتین ہوتی ہیں ان کے اندر یہ جھریاں وغیرہ بہت زیادہ آپ کو نظر آتی ہیں۔ یہ عام طور پر پیٹ، ران اور چھاتی کی جلد پر نمودار ہوتی ہیں۔ شروع میں یہ گلابی ہوتی ہیں، جیسے بچہ بڑھتا ہے یہ جامنی رنگ میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور پیدائش کے بعد یہ بتدریج سفید ہو جاتی ہیں، لیکن یہ مکمل طور پر کبھی غائب نہیں ہوتی ہیں۔ پھر ہم آتے ہیں تجاویز کی طرف۔ اب تک کوئی کریم دریافت نہیں ہوئی جو جھریوں سے مکمل بچاؤ کے لیے مفید ہو۔ لوشن یا زیتون کا تیل لگا کر جلد کو اچھی طرح تر رکھنا جھریوں کی شدت کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پیدائش کے بعد جھریاں بتدریج مدھم ہو جاتی ہیں اور بعد از پیدائش ورزش پیٹ کی جلد کو سکیڑنے میں مدد دیتی ہے۔ دوستو، اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز لگاتار دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے بچوں کا ڈاکٹر۔